स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पीरियड्स जो आते हैं, पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, इर्रेगुलर पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, स्किन में प्रॉब्लम, एक्ने वगैरह। हम लोगों ने अपने आस-पास गर्ल्स वगैरह को भी देखा है, बस इतना बोल रहे होते हैं कि हमारा मतलब पीरियड्स का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से एक्ने है, स्किन प्रॉब्लम्स है। तो हेयर ग्रोथ, फेस पे हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। बॉडी पे हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा उसमें जो हमारी ओवरीज़ है, जिसमें बेसिकली पानी की थैलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, सिस्ट जिन्हें हम बोलते हैं। और जो वुमेन है, उनमें अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही होगी। अगर प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसके अंदर मिसकैरेज वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा हमारी ये जो नेक वाला एरिया है, यहाँ पे भी स्किन डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। स्किन का डार्क कलर होने लग जाता है, बाल हैं वो थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन पे टैग्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्पटम्स जो हैं, ये हमारे पास पीसीओएस में आते हैं। आजकल ज़्यादातर इस तरह है कि जैसे लड़कियाँ यूनिवर्सिटी वगैरह में जाती हैं, तो जंक फूड्स वगैरह लेना, ये सारा कुछ मतलब उन लोगों का जो खुराक का इम्बैलेंस है ना, बैलेंस खुराक नहीं लेना, तो ज़्यादा कॉज़ इस चीज़ के भी बनते हैं। वैसे बेसिकली इसका कोई कॉज़ सामने ये नहीं आया कि यही कॉज़ है, इसकी वजह से हो रहा है। डिफरेंट कॉज़ेज़ हैं जिसकी वजह से पीसीओएस हो रहा है। जैसे कि इंसुलिन का बढ़ जाना बॉडी में, इंसुलिन का बढ़ जाना, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाना, किसी-किसी को जेनेटिक्स में, जीन्स में आना स्टार्ट हो जाना, मतलब मदर को है तो डॉटर को भी हो गया है, अगर किसी सिस्टर को है तो उसको भी हो गया है। इस तरह एक्सेस एंड्रोजन एंड्रोजन हमारे पास जो है ना वो मेल हार्मोन है, जो कि जिसको हम मेल हार्मोन कहते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। तो उसमें ये होता है, मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में माइन्यूट अमाउंट में होता है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ना फीमेल में ये हार्मोन होता है। लेकिन इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि एंड्रोजन की ज़्यादती हो जाती है, वही जो मेल हार्मोन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वज़ह से मेल वाले सिम्पटम जैसे हेयर ग्रोथ फेस पे ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है, ये सारा कुछ हो जाता है, ये सब इनके कॉज़ेज़ में आता है। इसके साथ ये अपने साथ और भी बहुत सारी सिंड्रोम है ना, तो और भी बहुत सारी डिज़ीज़ लेके आता है, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हम लोगों का मेटाबॉलिज़्म ठीक नहीं रहता। ब्लड प्रेशर हाई होना स्टार्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़ भी हो जाती हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो जाता है। ये अपने साथ ही इन सारे डिज़ीज़ को लिंक करता है। ऑस्टियोपोरोसिस, जब वुमेन की एज होती है तो मेनोपॉज़ स्टार्ट हो जाता है, साइकिल रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस का भी इसके साथ स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी मिसकैरेज का भी वो हो जाएगा मसला, मिसकैरेज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा इसका कोई क्योर अभी तक मिला नहीं है, मतलब डेफिनेट क्योर नहीं है कि मतलब इसी से ही इसका ट्रीटमेंट है, ये इससे ट्रीट हो जाएगा। हाँ, बेसिकली हम इस तरह कर सकते हैं कि इसके सिम्पटम्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके जो भी सिम्पटम्स शो हो रहे हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, वेट गेन हो रहा है, ये सारा कुछ। वो हम मेडिकेशन से भी करते हैं, हार्मोन थेरेपी भी करते हैं, सर्जरी भी होती है और डाइटरी मैनेजमेंट भी होती है। जो कि मेन रोल है डायटरी मैनेजमेंट का, इसको सेट करने का और मैनेज करने का कि वुमेन में हो ना ये, जैसे गर्ल्स होती हैं और ज़्यादातर तो अननोन है कि उनको फीमेल्स को खुद भी नहीं पता होता कि हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, इस डिज़ीज़ को। अब हम आगे देखते हैं कि किस-किस को हो सकता है, किस एज में हो सकता है। पीसीओएस ना बेसिकली एनी एज, मतलब किसी भी एज में हो सकता है, प्यूबर्टी के बाद। गर्ल्स में, जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं उनमें, प्यूबर्टी हो गई या प्यूबर्टी के बाद हमारी किसी भी एज में हो सकता है। जो हमें देखा गया है ना, 5% एंड 10% वुमेन इस तरह है जो 15 से लेके 44 इयर्स तक उनको ये देखा जा रहा है। और ज़्यादातर इस तरह होता है कि 20 से 30s की एज में होती हैं, तो उनको भी हो जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन को भी हो सकता है ये। उसके बाद हम अब डायट्री मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, जो कि हमारी मेन टॉपिक है, हमारी वर्कशॉप का मेन टॉपिक फोकस ही ये है कि पीसीओएस को हम डायट्री मैनेजमेंट से कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास डायट्री मैनेजमेंट में हमारे पास सीड साइक्लिंग आ जाती है,
कि हमने सीड साइक्लिंग से किस तरह इसको मैनेज करना है, जो कि इसका मेन रोल है। जो सीड साइक्लिंग है ना हमारी, वो हाईली न्यूट्रिव है। उसके उससे बहुत ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, ये समझ लें कि वो पावर हाउस है ना, टीनी पैकेज में पावर हाउस है हमारे पास के, वो उसको हमारे ट्रीट करने में, मैनेज करने में, हार्मोनल इम्बैलेंस। असल में तो ये जो डिज़ीज़ हो रही है, ये हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वज़ह से हो रही है। तो हमने उसको हार्मोनल इम्बैलेंस करने के लिए उसकी सीड साइक्लिंग करवानी है। ठीक है? जैसे कि हमारे पास सीड्स आ जाते हैं। पंपकिन सीड्स ये आ जाता है, जैसे कद्दू कद्दू के जो बीज होते हैं उनको। अब हम ये देखते हैं कि हम उसको होम रेमेडीज़ के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं। ये इसके पहले तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, हार्मोनल बैलेंस ठीक करता है, न्यूट्रिटिव है और हेयर लॉस में भी हेल्प, मतलब हेयर लॉस से बचाता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है, ओस्टियोपोरोसिस से बचाता है वुमेन को। हम इसको ले कैसे सकते हैं? हम इसको रॉ में भी ले सकते हैं कि हम मतलब बगैर कुछ किए जिस तरह है हम उसी तरीके से इसको ले लें। उसके अलावा हम पम्पकिन सीड को रोस्ट करके ले सकते हैं, लेकिन हमने इसकी क्वांटिटी देखनी है 1 स्पूनफुल, इससे ज़्यादा अमाउंट में हमने नहीं लेना। उसके अलावा जैसे हम सूप, सलाद वगैरह, शेक्स वगैरह लेते हैं, तो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके भी हम ले सकते हैं। उसके अलावा हम उसको ग्राइंड करके जो शेक्स हम बनाते हैं, ग्राइंड करके फ्रूट्स में मिक्स कर सकते हैं, सॉसेज़ में मिक्स कर सकते हैं, चटनीज़ में मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह ये सीसेम सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ये सारे के सारे सीड्स जो है ना, ये हम लोगों ने इसी तरह लेनी है। 2 तरीके होते हैं सीड साइक्लिंग के, या तो सारे सीड्स जो जितने भी हैं हमारे पास, जो इधर मेंशन किए हुए हैं, तो मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये सेसम सीड्स जो तिल होते हैं ना, जिनको बीज बोलते हैं हम, ये वो होते हैं। सबको मिक्स करके हम सबको इकट्ठा भी ले सकते हैं रॉ के फॉर्म में। उसके अलावा हम ग्राइंड करके डिफरेंट चीज़ों में डाल सकते हैं, अपनी सलाद पे डाल सकते हैं। इसी तरह हम सूप वगैरह में डाल सकते हैं, चटनी में डाल सकते हैं, किसी भी हम अपने उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट डायटीशियन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। कैन यू लिसन मी? मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है आवाज़। अच्छा, अस्मा आप नेक्स्ट टाइम कीजिएगा काइंडली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा मसूद, कंसल्टेंट डायटीशियन और लाइफ़स्टाइल मॉडरेटर। आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग मुझे जानते ही होंगे। अब हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। पिछली स्लाइड कीजिएगा। अच्छा जी, डॉक्टर अस्मा आप अगर अपना काइंडली म्यूट कर लें, आपके शुक्रिया। अ, अ, अस्मा अगर आप अपना काइंडली म्यूट करते हैं, आपके शोर आ रहा है। शुक्रिया। ओके। शुक्रिया। अच्छा, अस्मा ने आपको पीसीओएस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। एक दफ़ा मैं उसको दोबारा रिकॉल करना चाहूँगी। पीसीओएस बेसिकली ख़वातीन में हार्मोन्स की बीमारी हो जाती है। ये एक बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। बीमारी वो होती है जिसका हम इलाज कर सकते हैं। मेडिकल कंडीशन वो चीज़ होती है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जिस तरह हाइपरटेंशन है, खून का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना है, डायबिटीज़ है और बहुत सारे यूरिक एसिड है, इनको हम ट्रीट कर सकते हैं, इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। जब ये एक बीमारी एक दफ़ा आपके साथ लग जाती है, तो हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। जिस तरह बुखार है, बुखार की आप दवाई लेंगे, उसका इलाज करेंगे, बुखार आपकी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, इनको आपको इलाज करना पड़ता है, इनको आपको ट्रीट करना पड़ता है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि बस अब मुझे लग गया है, मैं तो सेहतमंद नहीं हूँ। ज़िंदगी रब ने दी है, सेहत और बीमारियों के साथ ही हम लोग को जीना होता है। किसी की ज़िंदगी में कोई बीमारी चल रही होती है, किसी की ज़िंदगी में कोई। पीसीओएस भी इसी तरह एक बीमारी पीसीओएस एक बीमारी नहीं है, एक सेहत की कैफ़ियत है जिसको हमने डील करना है। किसी भी सेहत की कंडीशन को डील करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, रिसर्च के मुताबिक, जो हमें एक लॉन्ग लास्टिंग लंबा देर का उसका हमें इलाज में मदद देता है, वो हमेशा उसकी खुराक होती है और उसका लाइफ़स्टाइल होता है।
दवाइयाँ जो हैं, मेडिसिन जो हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं या मेडिसिन, ये आपके मसले को थोड़ी देर के लिए हल करते हैं, ये आपके सिम्पटम्स को ख़त्म करते हैं। हमें इसलिए खुराक और जो आपका लाइफ़स्टाइल है, आप किस तरीके से रहते हैं, आपकी क्या आदात हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सेहत पर लंबे अरसे तक इफ़ेक्ट डालती हैं और जब लंबा अरसा इम्पैक्ट होता है, तो आपकी सेहत बेहतर होती है। इसलिए जब भी आपने किसी अपनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना है, हमेशा उसकी खुराक और उसके लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करना है। अब पीसीओएस हो गया, अल्लाह सबको आफ़ियत में रखे। अस्मा ने जिस तरह उसकी गंभीर सी हमारी एक सिनेरियो आपके साथ शेयर की है और वाक़ई ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हो रहा है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर मैं देखूँ, ख़वातीन से ज़्यादा बच्चियों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो ग्रोइंग एज की बच्ची हैं, जिन्होंने अभी हम जिनको कहते हैं कि जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है, उनकी वो इस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन को फ़ेस कर रही होती हैं। क्या वजह है, हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, हर इंसान के लिहाज से उसकी वजह मुख्तलिफ है। ठीक है? जिस तरह हम डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, डायबिटीज़ आमतौर पे आम अल्फाज में कहा जाता है कि लोग ज़्यादा मीठा खाने से होती है। डायबिटीज़ कभी भी मीठा खाने से नहीं होती, मोटापे से होती है। लेकिन कुछ लोगों को स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी जब बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, तो उस वजह से होती है। इसी तरह जो पीसीओएस है वो हर इंसान को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होती है। किसी को किसी वजह से हो सकती है, किसी को किसी वजह से हो सकती है, ठीक है? इसलिए आपकी जो ट्रिगर है, आपको क्या चीज़ किसी पेशेंट को ट्रिगर कर रही है, वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि अगर आपको पीरियड्स का मसला हो रहा है, आपके बच्चे को या आपको, तो आपने उसको कैसे डील करना है। और सेकंडली पीसीओएस के साथ एक नॉर्मल कंडीशन के साथ इसको ज़िंदगी को हम लेके चलते हैं। इसमें ख़वातीन कंसीव भी कर सकती हैं। बस ये होता है कि इनकी जो ओवरीज़ हैं, बच्चादानी है, उसके अंदर जहाँ पे अंडे बनने होते हैं, वहाँ पे पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। जब पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, तो वो वहाँ पे अंडा नहीं बन पाता, ठीक है? इसको हमने डाइट से किस तरीके से डील करना है, डाइट में हमेशा टोटकों पे हमने नहीं जाना कि ये टोटका करना है, ये टोटका करना है। हमेशा अपनी खुराक पे ध्यान देना है। जो खुराक खानी है, उस पे ध्यान देना है। बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है। आप लोग मेरी जैसे मैं ग्रुप में शेयर करती रहती हूँ, बैलेंस डाइट के बारे में आप सबको पता होगा। मैं एक दफ़ा थोड़ा-सा फिर बताती हूँ। बैलेंस डाइट हमेशा वो खुराक होती है, जो आपके लिहाज से आपके रिसोर्सेज़ में रहते हुए आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिएंट्स जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैं, विटामिन्स और मिनरल्स हैं। ये आपकी जिस्म को तवानाई देते हैं, आपके जिस्म के फंक्शंस को किस तरीके से आपने चलना है, आपकी सेहत में कैसे अपनी आपको मेंटेन रखना है, ये न्यूट्रिएंट्स आपको वो चीज़ें मुहैया करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है और मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेसिक्स हैं। अगर पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ी जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, गाड़ी नहीं चल पाएगी। पेट्रोल है, टायर्स में हवा नहीं है, तो फिर गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसी तरह आपके जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए और फैट चाहिए और ये कितना-कितना चाहिए, हर एक के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ मिसाल के तौर पे, मैं 27 साल की हूँ, मुझे कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, किसी और को अगर मेरे ही साथ की अस्मा जो है, वो भी 27 साल की हैं, अगर उनको भी उतने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, उनकी फिज़िकल एक्टिविटी और है, मेरी फिज़िकल एक्टिविटी और है, इसलिए हमेशा अपने लिहाज से बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है। अवॉइड करना है अपने प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स को। आमतौर पे हम प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स को वैसे भी मना करते हैं, लेकिन पीसीओएस के पेशेंट्स में ये होता है, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उनमें हम एडिटिव ज़्यादा डालते हैं, उनमें हमने ज़्यादा केमिकल्स डाले हुए होते हैं क्योंकि कंपनीज़ ने उनको स्टोर करना होता है एक लंबे अरसे तक, उसमें एडिटिव्स डले हुए होते हैं। वो एडिटिव्स जो हैं, वो केमिकल्स जो हैं, वो आपकी सेहत को ख़राब करते हैं। इसलिए आपने किसी इमरजेंसी की कंडीशन में आपने प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करना है, वैसे आपने नॉर्मली प्रोसेस्ड फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना और प्रोसेस्ड फूड हर वो फूड होती है जो आपने पैकेट से खोली है। आसान अल्फाज में हम इसको कहेंगे कि जो भी पैकेट से खुली हुई फूड है, वो प्रोसेस्ड फूड है। फ्राइड फूड्स वैसे भी मना की जाती है लेकिन फ्राइड फूड्स पीसेस में इसलिए मना की जाती है क्योंकि फ्राइड फूड्स का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि हम तेल को अच्छी तरह गरम करते हैं, फिर उसके अंदर हम अपनी फ्राइज़ हो गई, कोई भी चीज़ हो गई उसको डालते हैं। वो चीज़ जो है, जो आलू के चिप्स हैं, आलू बुरा नहीं है, ना तेल बुरा है, लेकिन जब जिस टेम्परेचर पे हम आलू को तल रहे हैं चिप्स बनाने के लिए, वो टेम्परेचर असल में आपकी खुराक के और आपके जिस्म के साथ मसला करता है। इसके बाद जो फिर आलू के चिप्स आपको मिलते हैं, उसमें ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना उसमें कोई ग़ज़ाइयत होती है। उसमें क्या होता है, सिर्फ़ कैलोरीज़ होती हैं और आप सबको पता है कैलोरीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल आपको मोटापे की तरफ लेके जाता है और बहुत ज़्यादा बीमारियों की तरफ लेके जाता है। आपने हेल्दी फैट्स का लाज़मी इस्तेमाल करना है। हेल्दी फैट्स कौन से होते हैं?
हम हर हमारे आप नेट पे उठा के देख लें, कहीं पे भी देख लें, फैट्स को हमेशा बुरा कहा जाता है। बेचारे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, अजनास हर जगह पे बदनाम हुए हुए हैं। किसी ने डाइटिंग करनी हो, सबसे पहले वो रोटी छोड़ देगा, सबसे पहले वो फैट छोड़ देगा। हमेशा ये बात याद रखें, कुदरत की कोई भी चीज़ आपके और मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। हाँ, हम उसको किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए मसला पैदा करती है। क्योंकि वरना जब रब कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो फिर रब हमारे लिए कैसे कोई नुकसानदेह चीज़ बना सकता है? उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका मैटर करता है। हेल्दी फैट्स वो फैट्स होते हैं जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जो कि आपको ड्राई फ्रूट्स में से मिलते हैं, खुशमेवाजात से मिलते हैं, जो ऑयल्स में से मिलते हैं। सनफ्लावर ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, जो भी कैनोला ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये आपने अपनी डाइट में लाज़मी इस्तेमाल करने हैं। ना कि आपने घी को इस्तेमाल करें, मक्खन को इस्तेमाल करें, मार्जरीन को इस्तेमाल करें। हाँ, देसी घी अच्छा है, लेकिन पोर्शन में रह के आपने इस्तेमाल करना है। फिर कुछ लोग कहते हैं या नेट पे जब हम पीसीओएस के लिए देखते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये क्लेम करते हैं कि रोटी-चावल छोड़ दी मैंने तो मेरा पीसीओएस का मसला खत्म हो गया। वही बात, पीसीओएस का मसला कभी भी आपकी ज़िंदगी से खत्म नहीं होगा, आप इसको बेहतर बनाएँगे। बिल्कुल इसी तरह कोई ये कहे कि मैंने नेट पे वो काली मिर्चों का और इसका टोटका किया तो मेरी जो थी डायबिटीज़ जो थी, मेरी जो शुगर थी वो खत्म हो गई। शुगर आपकी मैनेज हो सकती है, कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है? इसी तरह आपने कभी भी रोटी, चावल और अजनास को अपनी डाइट से नहीं निकालना। रिसर्च के मुताबिक ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए और मैं पीसीओएस की फीमेल्स के लिए, क्योंकि आपकी जो बच्चादानी है उसकी वॉल में उसकी जो अंदर की लाइनिंग है उसमें थिक होना होता है, उसमें मोटा होना होता है ताकि वो जो आपके जिस्म ने अंडा पैदा किया है उसको बर्दाश्त कर सके, उसको सँभाल सके। लेकिन जब आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है तो वो लाइनिंग जो है वो मज़बूत नहीं हो पाती और उसपे आपका जो जिस्म अंडा बना रहा है, वो अंडा वहाँ पे प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पाता उसकी और वहाँ पे पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। इसलिए आपने अपनी डाइट में रोटी को, चावल हो गए, सीरियल्स हो गया, अजनास हो गया, दलिया हो गया, इसको अपने लिहाज़ से ज़रूर इंक्लूड करना है। प्रोटीन का आपने लास्ट में इस्तेमाल करना है। प्रोटीन जो है वो आपको दालों से मिलता है, लोबिया, चने हो गए, प्लांट सोर्सेज़ से मिलता है, एनिमल सोर्सेज़ से मिलता है जिसमें आपका सॉरी जिसमें आपको फिश आ जाती है, आपके लिए मीट आ जाता है, आपके लिए चिकन आ जाता है, ये आपको मिलता है। आपने प्रोटीन की भी इनटेक अपने लिहाज़ से लाज़मी लेनी है। आसान अल्फाज़ में अगर मैं आपको कहूँ कि प्रोटीन आपको कितनी चाहिए, जितना भी आपका करंट बॉडी वेट है, जितना भी आपका इस वक़्त वज़न है, उसको अगर आप 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो जितने ग्राम आपको आएगी, उतना आपने प्रोटीन रोज़ाना की बुनियाद पर लाज़मी लेना है। प्रोटीन की कमी आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा मसले पैदा करती है, जिसमें से एक सबसे बड़ा मसला हमारी ख़वातीन में मैदे का मसाइल है और इसके साथ-साथ बच्चियों में और ख़वातीन में पीरियड्स की डिफ़िकल्टी, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ना, ये सारी प्रोटीन की कमी है। क्योंकि पीरियड्स के जो एंजाइम्स आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और जब आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं होता, तो आपकी जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाते और वो प्रॉपर्ली अपने फंक्शंस को नहीं परफ़ॉर्म कर पाते। इसके साथ-साथ ख़वातीन में पीसीओएस की ख़वातीन में मसल्स वेस्टिंग मतलब मसल्स जो है उनकी तोड़-फोड़ बहुत ज़्यादा होती है और मसल्स जो हैं वो आपके प्रोटीन से बने हुए हैं। जब आपकी प्रोटीन नहीं होगी, तो फिर मसल वेस्टिंग जो है वो ज़्यादा होगी और उसकी वज़ह से आपकी जो इंसुलिन है, जिस इंसुलिन ने आपकी शुगर को आपके जिस्म में शुगर के लेवल को, खून को, सबको कंट्रोल करना है, उसकी रेज़िस्टेंस हो जाएगी, जिसकी वज़ह से आपका जिस्म जो है वो मोटापे की तरफ चला जाएगा। एक प्रोटीन की कमी आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करती है। इसलिए खुराक को आपने ख़ास ध्यान देना है कि खुराक आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर भी बना सकती है और बहुत ख़राब भी कर सकती खाना है। खाना खा उसी लिया। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। क्वेश्चन जो होंगे हाँ, हम इंशाल्लाह एंड पे बात करेंगे। मिथ से आप आगे जाइएगा, मिथ पे बात करेंगे। बैग अच्छा आता है। जी, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, डाइट की हमारी बात होगी कि हमने डाइट में क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे इंक्लूड करना है, ठीक है? अब डाइट में
बहुत ज़्यादा मीठा आपने नहीं खाना। आपने बच्चों बहुत ज़्यादा मीठा कुदरती मीठा आप खाएँ, लेकिन ये जो प्रोसेस्ड मीठा होता है ये आपने नहीं खाना। क्योंकि ये जो मीठा होता है, चीनी हो गई, ये चीज़ें जो हैं, जो ज़्यादा मीठी इनटेक है, ये आपकी क्रोमियम लेवल को डैमेज करती है। क्रोमियम आपके ख़वातीन में एक बहुत क्रिटिकल मिनरल है, जिसने आपकी हार्मोन्स को कंट्रोल करना होता है और हार्मोन्स को कंट्रोल करने के बाद आपका जिस्म जो है वो पूरा है ही हार्मोन्स पर मुनहसर है। अगर आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और हार्मोन्स को कौन-सी चीज़ अच्छा बनाती है, आपकी खुराक और आपका लाइफ़स्टाइल। खुराक की हमने बात कर ली है, अब लाइफ़स्टाइल की हम बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है आपने कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो सकें। नेचर के साथ हर वो काम करें जो आपको नेचर के साथ कनेक्ट करवा सके। वॉक कर सकती हैं, नेचुरल फूड खा सकती हैं, लोगों को मुस्कुरा के देख सकती हैं, बच्चों के साथ खेल सकती हैं। हर वो चीज़ जो आपको रब की कुदरत के साथ, रब की चीज़ों के साथ मुंसलिक करे, आपने वो काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है क्योंकि आपका जो जिस्म है वो आपके हार्मोन से बना हुआ है और हार्मोन्स की जो रेगुलेशन है, उसमें कुदरत का एक ख़ास हाथ है। वो ट्रिगर होता ही हमारा कुदरती चीज़ों के साथ है। आप देखें आप जिस दिन खुश होंगे ना, उस दिन आप नेचुरली लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे। आप कोई अच्छी चीज़ देखेंगे, आप खुश होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस दिन आप डाउन होंगे, आपको लोगों के साथ बात करने को भी दिल नहीं चाहेगा, आपको अपने आप को आइसोलेट रखने को दिल चाहेगा क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं, वो आपकी कुदरत के साथ रिलेट है। इसलिए आपने अपने हार्मोन्स पे काम करने के लिए आपने कुदरती चीज़ों के साथ अपने आप को मुंसलिक लाज़मी करना है। एक्सरसाइज़, वॉक या फिज़िकल एक्टिविटी किसी भी किस्म की लाज़मी करनी है। अगर आप घर में रहने वाली औरत हैं या आपकी बच्ची जो है घर में रहती है, तो उसे फिज़िकल एक्टिविटी करवाएँ। लेकिन थोड़े अगर आप बिल्कुल भी नहीं फिज़िकल एक्टिविटी करते, तो आपने छोटे-छोटे कदम से शुरू करना है। बड़ा सोचना है आपने, बिग स्टेप ले लेकिन स्मॉल स्टेप्स हमेशा लेने हैं। आप बड़ा सोचें कि आपने अपनी हेल्थ को मैनेज करना है, लेकिन हमेशा छोटे-छोटे स्टेप्स लें। ये नहीं कि आपने आज जोश में आई हैं, आपने सोचा है कि डॉक्टर अस्मा ने तो मुझे इतना पीछे से डरा दिया है, तो मैं तो बस आज मैंने ये कर ही लेना है। आपने हमेशा छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी ये कहती हूँ, अगर आप वॉक नहीं करते, आपने 5 5 कदम से वॉक शुरू करनी है। अगर मैं आपको अपना बताऊँ, मैं पोटैटो काउच थी, वो बच्ची थी जो बहुत ज़्यादा बस खा लिया, पी लिया और लेटने वाली बच्ची थी। ऑनलाइन काम था तो मैंने लिटरली मैंने 5 मिनट एक्सरसाइज़ से वॉक से शुरू किया और अब मैं माशाल्लाह आधा घंटे से पौने घंटे तक वॉक कर लेती हूँ। इसलिए हमेशा अपने छोटे स्टेप्स लेके और वो वॉक करनी है, वो एक्सरसाइज़ करनी है जो आपको खुशी दे, ठीक है? जिस तरह मेरे लिए अगर वॉक करना बेहतर होगा, आपको मेबी कार्डियो करने में मज़ा आता हो, आपको मेबी मसल स्ट्रेंथिंग करने में मज़ा आता हो। इसलिए हमेशा फिज़िकल एक्टिविटी को खुश करके आपने काम करना है। थर्ड स्टेप है रिलीज़ एंड मैनेज योर स्ट्रेस। अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना। ज़्यादा से ज़िंदगी है, ज़िंदगी नाम ही खुशी और गमी के मिक्सचर का है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस लें ना क्योंकि दुनिया है, दुनिया में तो रब ने वादा ही नहीं किया है, वो तो जन्नत है, जन्नत में जिसने रब ने वादा किया है कि वो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दुनिया में तो खुशियों के साथ गम और गम के साथ खुशियाँ होंगी। हाँ, लेकिन हमने उस खुशी और गम की कैफ़ियत को मैनेज कैसे करना है कि खुशी को एन्जॉय कर सकें और गम भी जब आए, तो उसको भी पुरसुकून तरीके से हम गुज़ार सकें, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। इस पे हमें स्ट्रेस को डील करने की ज़रूरत है और माशाल्लाह इस्लाम नेटवर्क के पास तो लाइफ़ कोचेज़ भी हैं आप लोगों के लिए। आप ज़रूर अपने अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि स्ट्रेस आपकी सेहत को बहुत ख़राब करता है। अगेन वही बात आपका जिस्म जो है, वो हार्मोन्स पे बना हुआ है, हार्मोन्स को रेगुलेट ही आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। नेक्स्ट स्टेप है आपने रात को एक हेल्दी प्रॉपर स्लीप लाज़मी लेनी है। रिसर्च के मुताबिक रात की जो स्लीप है, वो आपके जिस्म से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करती है जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और ख़वातीन में जो हार्मोन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हैं एस्ट्रोजन, एंड्रोजन लेवल्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा मैनेज करता है। अगर आपकी रात की नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आपको हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए रात की नींद को उसका रिप्लेस ही दिन की नींद नहीं है। हाँ, किसी वजह से आप नहीं ले पा रहे वो एक अलग बात है। लेकिन कोशिश करें कि रात की नींद बेशक थोड़ी लें लेकिन लाज़मी रात की पुरसुकून नींद अपनी लाइफ़स्टाइल में ज़रूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। असमा मिथ्स वाली हाँ।
अब यहाँ पे मैं कुछ मिथ्स शेयर शेयर करूँगी जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम है पीसीओएस के बारे में, कि पीसीओएस हो गया तो एक तो सबसे पहले कि पीसीओएस हो गया तो बस लड़कियों मैंने बहुत ज़्यादा केसेज़ में हम मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमें पीसीओएस है और को हमारी फैमिली ने लड़के वालों को बता दिया और वो लोग मना कर रहे हैं रिश्ते से, ठीक है? एक तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस दूँगी, शादी से पहले अपनी अपनी औलाद बेटियों की शादी से पहले एक दफ़ा एक कंप्लीट गायनेकोलॉजिस्ट विज़िट उनको अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो लाज़मी करवाइए। ये आपकी और आपकी बच्चियों की ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है? कुछ मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, वो कंसीव कर नहीं पा रही, इतने साल हो गए, बेचारी स्ट्रेस में, एंग्ज़ायटी में फेस कर रही हैं, फिर बाद में पता चलता है उनको तो पीसीओएस है और मैं जब उनको कहती हूँ कि आपने शादी से पहले अपनी डाइट का नहीं शादी से पहले तो हमें था ही नहीं। आप शादी से पहले वालिदैन को पता ही नहीं होता, औलाद बे बच्चों को भी हाँ, हमारे पीरियड्स खराब होते थे, लेकिन हमारी अम्मी ने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि शादी हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। शादी होना अच्छी बात है, ये एक लाइफ़ का फ़ेज़ है, लेकिन उसको आपने अपनी औलाद को किस तरीके से हैंडल करवाना है, उसके लिए उस बच्ची की सेहत का बहुत बेहतर होना ज़रूरी है। इसलिए शादी से पहले आप अपनी बच्चियों की सेहत पर लाज़मी ध्यान दीजिए। सेकेंडली मिथ ये बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन है कि पीरियड्स हो गए मतलब पीसीओएस का मसला आ गया तो पीसीओएस तो बस या शादी हो गई उसके बाद बच्चा नहीं हो पाएगा। पीसीओएस के साथ ख़वातीन बहुत बहुत अच्छे तरीके से कंसीव करती हैं। नॉर्मल है, आप उसको मैनेज कैसे करते हो क्योंकि जिस तरह डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ और शुगर के साथ लोग ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होते हैं। आपने उसको कैसे मैनेज करना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और थिर्डली अगर आपके पास के इर्द-गिर्द के किसी बच्ची को या औरत को पीसीओएस है, तो काइंडली उसको उसपे बुरे-बुरे अल्फ़ाज़ करके तुम्हारे मुँह पे बाल निकल आए हैं, तुम्हारी इतनी ज़्यादा ये हो गई है, तुम अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रख रही। अगर आप सिंसियर हैं उसके साथ, तो फिर आप उसको मशवरा दें कि अपनी खुराक को बेहतर करो, अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करो, लेकिन उसका मज़ाक ना उड़ाएँ। फेस पे क्योंकि पीसीओएस के साथ की जो ख़वातीन होती हैं, उनके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं और ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसके फेस पे बाल आएँ। हम नॉर्मल सबके आते हैं, लेकिन पीसेस की ख़वातीन में ज़्यादा जल्दी से आ जाते हैं। इसलिए उनको बैश करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि तुम्हारे मुँह पे बाल आ गए, तुम तो साफ-सुथरी नहीं रहती, तुम ये नहीं करती। हाँ, आप उनको गाइड कर सकती हैं, उनको खुराक के बारे में, उनको लाइफ़स्टाइल के बारे में, लेकिन काइंडली उन पे बुरे इल्ज़ामात ना डालें। थर्ड डाइट पे इन पे फिर ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिथ है कि डाइट हमारी ख़राब होगी, हमने ये टोटका कर लिया, जीरे वाला पानी पी लो, दालचीनी का पानी पी लो तो इससे हमारी पीसीओएस खत्म हो जाएगा। फिर वही बात ये सारे टोटके जो हैं ये फ़ायदा देते हैं लेकिन एक मुतवाज़न ग़ज़ा के साथ। अगर आप वही बात हो जाएगी आप सुबह समोसों की प्लेट भर के खा लें उसके बाद आप एक ग्रीन टी का कप पी लें। आप ग्रीन टी का कप पी लें कि मुझे तो चर्बी चढ़ेगी नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह गलत बात है, ठीक है? आप अपनी डाइट को बैलेंस करें, डाइट को हेल्दी रखें, उसके साथ-साथ आप अपनी चीट डेज़ और ये टोटके वालों के पानी पे असर कर सकती हैं। कोई दालचीनी का पानी आपको सूट करेगा, किसी और को सूट नहीं करेगा। इसलिए इन टोटकों पे जाने के बजाय अपनी खुराक को जो असल मसला है जड़ से, उसको खत्म करने की कोशिश करें। थर्ड के दूध नहीं पीते, रोटी-चावल नहीं खाते। हाँ, कुछ लोगों को दूध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, केज़ीन प्रोटीन, वो कुछ ख़वातीन को मसला करती है, कुछ लोगों में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। जिस तरह डॉक्टर अस्मा ने बात की थी कि आपने इन्फ्लेमेटरी फूड्स नहीं खानी। इन्फ्लेमेशन वो होती है कि आपके जिस्म में गर्माहट आ जाती है, जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं। ये गर्माहट आपके जिस्म पे दाने ले आती है, कुछ लोगों के हेयर ग्रोथ फेज़ पे आ जाते हैं, कुछ लोगों के कुछ मसले होते हैं, कुछ ख़वातीन में कोई और मसला हो जाता है। लेकिन ये हर लिहाज से अलग-अलग है, ठीक है? आपने मतवाज़न ग़ज़ा इस्तेमाल की हुई होगी, अपने लिहाज से अपने न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस किया हुआ होगा, तो आपको इन्फ्लेमेशन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, तो आप वो चीज़ इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर वही कि आप नहीं खा पा रहे, तो फिर आप डॉक्टर से चेक कराएँ, मेबी आपको कमज़ोरी ना हो जिस वजह से आप नहीं खा पा रहे। उसके बाद के देसी अंडे ब्रायलर अंडों से ज़्यादा अच्छे हैं, देसी मुर्गी का गोश्त अच्छा है, ब्रायलर मुर्गी तो हार्मोन से मसले पैदा करती है। देखें बिल्कुल सही बात है, देसी चीज़ जैसा मैंने भी कहा कि स्टे ऑलवेज़ ट्राई टू कनेक्ट विद द नेचर। जितना आप नेचर से कनेक्ट रह सकती हैं, आप रहने की कोशिश कीजिए, खुराक में भी और दूसरी चीज़ों में भी। लेकिन देखें प्रैक्टिकली हम शहरों में रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं, शहरों में हमारे पास देसी मुर्गी और देसी अंडा इतना अवेलेबल नहीं होता।
ना तो प्राइस के लिहाज से, एक तो सर्दियों में तो ब्रॉयलर अंडों की प्राइसेस इतनी हाई हुई हैं, एक नॉर्मल बंदा इज़िली अफोर्ड नहीं कर पाता, देसी अंडा तो इससे भी ज़्यादा चला जाता है। और रिसर्च के मुताबिक ये कोई बात नहीं है कि आप अगर देसी अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप ब्रॉयलर भी ना खाएँ। हाँ, जब आप अंडा नहीं खाएँगे तो आपके जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाएगी, क्योंकि अंडे के अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, वो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, पहली कोशिश करें कि अगर आप देसी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अगर आप देसी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ब्रॉयलर अंडा लाज़मी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और जब हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगते हैं, वो ख़वातीन में हार्मोन से मसले पैदा करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी इंजेक्शंस लगेगा वो फ़ौरन आपके जिस्म पे असर नहीं करता। पूरी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है, आप कोई भी जिस तरह आप कोई दवाई खाते हैं, आप जब वॉशरूम जाते हैं तो वो दवाई फ़ौरन तो नहीं निकल जाती ना, वो दवाई आपकी बॉडी के अंदर पूरी प्रोसेस होती है, आपका लिवर उसको डिटॉक्सिफ़ाई करता है, आपका जिस्म उसको अब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करता है, बिल्कुल इसी तरह जानवर का जिस्म भी है। जानवर को कोई इंजेक्शन लगे अगर लग भी जाए, तो वो फ़ौरन नहीं आपके जिस्म पे असर कर देगा। हाँ, बच्चियों में ग्रोइंग एज की बच्चियों में चिकन के फैट वाले पीसेज़ ना आप इंक्लूड करवाएँ, जिस तरह थाई का पीस जो है उसमें फैट जो लेग पीस होती है उसमें फैट बाकी चिकन के पीसेस से ज़्यादा होती है। आप उसको वो ना दें, लेकिन उनको गोश्त लाज़मी खिलाएँ। जिस तरह वही प्रोटीन आपकी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए डाइट पे ध्यान दें और अपनी ये जो लोगों की मिथ्स हैं कि ये कहवा पी लो, ये चीज़ कर लो, ये मसला करती है तो तुम्हें भी मसला करेगी। हाँ, आपको मसला किया तो मेरी मुझे मसला ना करे, इसलिए हमेशा अपनी सेहत के बारे में अपने डॉक्टर से, अपने डायटीशियन से या जो भी आपका हेल्थ वर्कर है, उससे लाज़मी कंसल्ट करें क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है। सेहत रब की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके बारे में अल्लाह पूछेगा कि मेरी नेमतों को तुमने कैसे इस्तेमाल किया है। द अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए ओपन अगर आप आकाशा आप म्यूट कर अनम्यूट करेंगी सबको या जो क्वेश्चन्स आप टाइप कर दीजिए ताकि मैं उन पर रिप्लाई कर दूँगी और फिर मैं सईदा ज़ैदी को इनवाइट करना चाहूँगी फॉर द कंक्लूडिंग सेशन। जो क्वेश्चन करना उम्मीद है चाहता है आप वो लोगों अपने आप को को ये म्यूट करके क्वेश्चन कर ले। जी, उम्मीद है आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा। हम आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। जी मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करूं? जी, जी। अस्मा आप ज़रूर करें। मैं थैलेसीमिया माइनर पेशेंट, मेरे लिए बहुत सी डाइट स्पेसिफाइड है, इसी तरह मेरे बच्चों की डाइट के लिए भी मैं परेशान हूँ, तो उन्हें वीट और डेयरी प्रोडक्ट्स, सिट्रस कुछ भी ज़्यादा नहीं दे सकते, उनकी डाइट बता दें काइंडली। प्रोटीन के पोर्शन के बारे में फिर से बता दें। अच्छा थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, आप ना इस तरह कीजिएगा अपनी रिपोर्ट्स को इस्लाम नेटवर्क के उस पे मैं भी हूँ डॉक्टर अस्मा भी हैं, आप उधर से कंसल्ट करके मुझे रिपोर्ट्स दे दीजिएगा क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट्स या कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हमने स्पेसिफिक डाइट देनी होती है, तो उसमें मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन के पोर्शन के बारे में, प्रोटीन का पोर्शन इम्पोर्टेंस तो मैंने आपको बताई कि आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, मसल वेस्टिंग नहीं होती ख़वातीन में। ख़वातीन में जो बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस लेटर एज में जाके ख़वातीन को आती है, जिसमें एक है कि वज़न बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा ख़वातीन में वज़न बढ़ जाता है, लेकिन जब हम उनकी डाइट का अंदाज़ा लगाती हूँ मैं उनकी कि आपकी डाइट क्या है, तो वो तो बहुत थोड़ा खा रही होती हैं। जिसकी वो वजह क्या होती है क्योंकि उनके जिस्म में खुराक में प्रोटीन की कमी होती है। अब प्रोटीन आपने लेनी कहाँ-कहाँ से है? आप दालों से ले सकती हैं, अजनास आपकी रोटी में भी प्रोटीन पाई जाती है, आपकी दालों में पाई जाती है, आपकी लोबिया में पाई जाती है, चनों में पाई जाती है। उसके साथ-साथ आपके गोश्त में पाई जाती है। गोश्त में रेड मीट जो है उसका आपने कंज़प्शन जो है वो आपने लिमिटेड बेसिस में इस्तेमाल करना है क्योंकि उसमें कोलेस्टेरोल की अमाउंट, फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है। आप मछली आजकल सीज़न में अवेलेबल है, आप मछली को अपनी डाइट में लाज़मी बनाएँ। अब लेनी कितनी है, जितना आपका करंट बॉडी वेट है, मिसाल के तौर पे आपका 65 बॉडी वेट है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 से। जितने ग्राम निकलेगा, उतने ग्राम आपने रोज़ाना प्रोटीन इस्तेमाल करनी है। जी, कोई और क्वेश्चन? अस्सलाम जज़ाकल्लाह खैर वालेकुम। फॉर द वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि आप जो प्रोटीन आपकी आवाज़ इनटेक का कट रही बता है। रहे हैं, जिनको जी, यूरिक जी। एसिड का अच्छा एक सेकंड, मैं कह रही हूँ जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो और प्रोटीन इनटेक मना हो प्लस पीसीओएस भी हो, तो फिर वो क्या डाइट लेंगे? अच्छा देखिए यूरिक एसिड के पेशेंट्स में ना
अच्छा, अगर आप काइंडली अपने आप अनम्यूट आप म्यूट कर लें काइंडली, या अनम्यूट जो भी है। हाँ। हाँ, अच्छा, यूरिक एसिड के पेशेंट्स में ना एक बहुत ज़्यादा हमारे पास मिसकंसेप्शन है कि हमने प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करना। यूरिक एसिड के पेशेंट्स में सिर्फ़ वो प्रोटीन मना की जाती है जो कि जानवर से हम हासिल करते हैं। जिस तरह रेड मीट हो गया, ठीक है? जिसमें मटन और बीफ दोनों आ जाते हैं। इसके साथ-साथ दालों का इस्तेमाल। दालों को भी, जो दालें हैं, लोबिया, चने, इनको आप पानी में भिगो के रखें। एक मतलब हम नॉर्मली अगर हमें घरों में पकानी हो तो हम 15 से 20 मिनट भिगोते हैं। यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपने 2 से 3 घंटे पानी में भिगोएँ, ठीक है? उसके बाद आप उन दालों का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और प्रोटीन बिल्कुल भी हम यूरिक एसिड के पेशेंट्स में मना नहीं करते। व्हाइट मीट जो है, जिसमें फिश आ जाती है, चिकन आ जाता है, उसका पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मिथ ही है, गलत कॉन्सेप्ट है कि यूरिक एसिड हो गया तो यूरिक एसिड के बाद आप प्रोटीन बंद कर दो। इवन जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, लो फैट प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके यूरिक एसिड लेवल्स जो है वो कम हो जाते हैं। फिर आपकी जो हेल्थ है वो बेहतर हो जाती है। होप इट इज़ क्लियर टू यू। जी, अब कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मुझे ये अस्सलाम। पूछना है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में ग्लूकोफेज जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये मतलब ये लाइफ टाइम होती है, लेनी पड़ती है खास तौर से बच्चियों को, या मतलब ये कब तक कितना टाइम लेनी चाहिए? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। अगर आप ग्लूकोफेज ले रहे हैं, तो उसके साथ आपकी डाइट कैसी और आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, ठीक है? अगर आप डाइट में कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर आपकी ग्लूकोफेज खत्म भी हो सकती है। अगर आप डाइट में आपकी वही रैंडम नॉर्मल ही आप बैलेंस डाइट नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो फिर आपकी ग्लूकोफेज आप पूरी ज़िंदगी भी लोगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी डाइट और आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है। एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी पीसीओएस के रिलेटेड ही, कि हमारी बच्चियों में आजकल पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। हमेशा अगर यहाँ पे माएँ हैं मेरे पास, तो ये बात याद रखें कि पीरियड्स, हेल्दी पीरियड्स कभी भी पेनफुल नहीं होते। हेल्दी पीरियड्स हमेशा विदाउट पेन होते हैं। हाँ, वो मूड स्विंग्स वाली और लिटिल बिट क्रैम्प्स और वो मतलब इरिटेशन होना, इट्स अ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं जिनमें बच्चियाँ कुछ खा नहीं पा रही होती, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग करी जा रही हैं। इसका मतलब है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम द मैल नरिशमेंट। आपने उनकी डाइट उनको बेहतर बनानी है। जी, कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, इन्हें मौका दीजिए। अस्सलाम जी, डॉक्टर वालेकुम। महनाज़ कुछ पूछना है? जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है कि जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंसीव कर लिया है। सारी माशाअल्लाह। जर्नी मुझे समझ भी हुँ, आ गई क्योंकि इसी फेज से मैं गुजरी हूँ, ग्लूकोफेज वगैरह और अच्छा, सारा अच्छा। कुछ। अब मुझे थोड़ा हाँ, सा हाँ। समझ ये नहीं आ रहा, दूध चूंकि मैंने छोड़ दिया था, कंसीव करने के बाद मैं दोबारा से दूध वाली चाय और दूध लेना, तो वो बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग कॉज कर रही है। तो थोड़ा सा मुझे हाँ, डाइट हाँ। वगैरह समझा दें कि किस तरह से मैं मैनेज करूँ जो कि वीकनेस की तरफ भी ना जाए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो। अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर अच्छा, चल रहा है मेरा। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप पीसीओएस पेशेंट थी? जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, ठीक है, वही बात है जिस तरह कि अगर आपको लगता है कि आपको दूध वाली चाय या दूध मसला करती है, ठीक है, कैज़ीन आपको इरिटेट करता है, ब्लॉटिंग और गैस का इश्यू करता है, तो फिर आप उसको ना लें। लेकिन अगर आप उसको सौंफ वाली चाय की सूरत में, या जो हम जिस तरह सौंफ और इलायची वाली चाय होती है, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर स्टमक हेल्थ एंड फॉर गैस और ब्लॉटिंग का इश्यू भी नहीं होगा। आप वैसे लेना चाहते हैं तो वैसे भी आप ले सकते हैं। रिगार्डिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर डाइट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम पूरी एक बैलेंस डाइट को ही रिकमेंड करते हैं, ठीक है? इसमें अगर कोई पेशेंट में कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं है, तो हम मल्टीविटामिन्स या कोई एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं देते। इस तरह की प्रोटीन इनटेक अच्छी होनी चाहिए। स्टमक फ्रेंडली फूड्स का इस्तेमाल करें, जिसमें ज़्यादातर फ्रेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। सर्दियों का मौसम है, ज़्यादातर आपके पास सीज़नल फ्रूट्स भी अवेलेबल होंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हैं, वो आपको फॉलिक एसिड का काम दे सकते हैं, जिसमें साग साग है, और नॉर्मली हमारे घर में साग का पराठा बनता है। अगर आप वो खाना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड एंड हेल्दी फॉर यू। तो आप सारी हेल्दी फूड्स एन्जॉय कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्टर महनाज़, आप कुछ ऐड करना हाँ चाहेंगी? हाँ जी, मैं ना जैसे आपने पीसीओएस के बारे में तो बहुत अच्छा आप लोगों ने
डिस्क्राइब कर दिया कि ये सिंड्रोम है, तो अब इसमें ट्रीटमेंट का आप बता रहे हैं ना, डाइटरी मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी जी। तो हमारे पास, तो ये दोनों के साथ साथ हमारे पास हर्बल ट्रीटमेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास पीसीओएस के पेशेंट आते हैं, शादी से पहले के भी, शादी के बाद भी। तो जैसे ये सिस्ट है, तो ना हम लोग हर्बल से ट्रीट करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो सिस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सिस्ट ही होती है जिनकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही होती है। तो उसके लिए हमारे पास हर्बल में अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियां ऐसी दी हैं। लेकिन असल में मसला ये है कि हमारी जो तिब की थ्योरी है ना, उसके अंदर जो टेम्परामेंट बहुत ज्यादा काउंट करता है। कि हम जैसे आपने कहा कि आप फला कहवा नहीं पिए, किसी को सूट करे, या दालचीनी किसी को बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसलिए कि हमारे यहाँ जो टेम्परामेंट है, 3 तरह के 4 तरह के टेम्परामेंट हैं। जैसे सर्द खुश मिजाज वाले अलग हम कैटेगराइज करते हैं, और गर्म तर या गर्म खुश मिजाज वाले अलग कैटेगराइज करते हैं, फिर सर्द तर मिजाज। तो हमारे यहाँ पीसीओएस, हमारी तिब की थ्योरी में पीसीओएस किसी भी मिजाज की हो सकती है। तो उसके लिए कहवे भी अलग होते हैं उनकी, और डाइट मैनेजमेंट भी अलग होती है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो सेम होता है जो एलोपैथिक में हम, आप जैसे या डाइटिशियन बता रही हैं। तो अब उसमें ज्यादातर हमारे पास जो पीसीओएस के पेशेंट आते हैं, तो वो आपके सर तर यानी कि बलगमी मिजाज, यानी कि बॉडी में रसूपात बहुत ज्यादा बन रही होती है। और उसकी मेन कॉज जो अभी जो कराची के एनवायरनमेंट में हम होती है, इसमें मेहनत का ना करना, जहनी स्ट्रेस का होना, पढ़ाई के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना, फिर जंक फूड का खाना, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर सीक्रेशन ज्यादा बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिंड्रोम, इस पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम की तरफ चले जाते हैं। तो फिर हम उसी को कंट्रोल करने के लिए हम फिर मेडिसिन देते हैं, हर्बल मेडिसिन उनके टेम्परामेंट के एंटी देते हैं। अगर किसी का टेम्परामेंट जो होता है वो सर तर है, या हम, इसीलिए मैंने अपने वो फॉर्म, आपने मेरा डायग्नोस्टिक फॉर्म भी देखा होगा, उसमें मैंने सवालात रखे हैं कि सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है, खुश्की ज्यादा होती है, आपसे जो है ना हम है ना ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर टेम्परामेंट के हिसाब से जड़ी बूटियां या किचन मेडिसिन से भी दी जाए तो वो ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें खासतौर पर भी हम, हाँ, तो उसमें ये है कि खासतौर पर फिर हम बच्चियों को जो है ना जंक फूड से रोकते हैं, जैसे आपने बताया जंक फूड से रोक देते हैं। फिर उनको, जैसे आप वॉक का बता रही हैं, तो हम जैसे बाद बच्चियां वॉक नहीं कर पा रही होती, तो हम उनको कहते हैं आप हाउस होल्ड चोर जो होते हैं, घर के कामकाज हैं, इसमें पहले जमाने में भी झाड़ू पोछा, मासियां कहाँ होती थी, झाड़ू पोछा लगता था, तो हफ्ते में 1-2 दफा भी बच्चियां बैठ के झाड़ू झाड़ू पोछा या घर की सफाई इस तरह कर लें, जिसमें उनकी एनर्जी अच्छी तरह वेस्ट हो जाए, जो भी वो खा रही हैं। या फिर अच्छा, इसमें हम परहेज भी फिर उनके मिजाज के हिसाब से ही बताते हैं। जैसे जरूरी नहीं है हम हर एक को चावल बंद करवा दें, ज्यादातर बलगमी मिजाज जो होते हैं, सिक्रेशन ज्यादा बनने से चावल इन्हीं को बंद करवाते हैं। या खुश्क बहुत ज्यादा मिजाज जिनका हम देखते हैं, उनको ही चावल और दूसरी ऐसी चीजें जो बेकरी आइटम होते हैं, जो बॉडी के अंदर जाकर टॉक्सिसिटी भी ज्यादा बना, जो टॉक्सिन बॉडी ना रेजिस्टेंस के तौर पर। तो उसी हिसाब से फिर हम उनको टेम्परामेंट के हिसाब से ही उनको परहेज भी बताते हैं, और जड़ी बूटियां भी सजेस्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नो साइड इफेक्ट, किसी भी साइड इफेक्ट के बगैर, और बहुत कम अरसे में ना, अगर पेशेंट कोऑपरेट करे दोनों चीजों में, लाइफस्टाइल भी चेंज कर ले, अपना डाइट भी वो करे, तो वो जो है हम जो है ना उनको ट्रीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफी बेहतर क्या, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं पहले, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद करवाते हैं, तो सिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाती है, फिर दोबारा होती भी नहीं है, अगर उसको हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये करें। तो इसमें एक ये है कि जैसे एलोपैथिक्स में वैसे ग्लूकोफेज और ये सब चीजें दी जाती हैं जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, खासतौर पर मेरा बहुत ज्यादा सत्यानाश हो जाता है। लेकिन हमारी जो मेडिसिन है, जो हर्बल मेडिसिन है, ये हर्बल ट्रीटमेंट है, उसके अंदर तो हम शुरुआत ही मेदे की इस्लाह से ही करते हैं कि ऐसी मेडिसिन देते हैं तो उसके जो टेम्परेमेंट के हिसाब से उसके मेदे को कम से कम सही कर दे और नुकसान ना करे, और जाके अपना टारगेट भी अचीव कर ले, जो पीसीओ जैसे ठीक हो जाए। तो आपकी माशाल्लाह डाइटरी मैनेजमेंट और ये जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तकरीबन यही बताते हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों की जो सपोर्ट होती है मेडिसिन से ही होती है, क्योंकि पेशेंट जो है इन चीजों में जो है ना बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाते डाइटरी मैनेजमेंट।
डॉक्टर मिनाज आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी डिजीज की मैनेजमेंट में, किसी भी हेल्थ कंडीशन के मैनेजमेंट में 50% मेडिसिन का ही रोल है, 50% जी हमारे जी पास डाइट और लाइफस्टाइल है। मैं वही कह रही हूँ कि लॉन्ग लास्टिंग अगर हमें किसी ट्रीटमेंट पर चलना होता है तो फिर हम लाइफस्टाइल और मेडिसिन डाइट पे ज्यादा फोकस देते हैं। मेडिसिन को मैं नलीफाई नहीं कर रही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मेडिसिन आर हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें किसी को और भी ये मैनेज करवानी बीमारी, है। ये सिंड्रोम, पीसीओएस सिंड्रोम जो है ना, वो आ ही लाइफस्टाइल की उसकी वजह से है, लाइफस्टाइल के हमारे लाइफस्टाइल बिगड़ने की और वजह से ही आ रही हैं। क्योंकि इस वक्त जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है वो बहुत ज्यादा कंफर्ट, मतलब मेहनत वाला नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा है, मेंटली स्ट्रेस भी ज्यादा है, मेंटल वर्क भी ज्यादा है, जिस्मानी नहीं है। इसी वजह से ही सारी चीजें हो गई। तो उसी को, उसमें बच्चियां कुछ चेंज नहीं कर पाती। ऐसी भी बच्चियां हैं जो नहीं कर पा रही होती, बहुत सारे मसाइल हो रहे होते हैं, ना वॉक कर जी पा जी रही होती हैं, ना घर के जी काम जी काज कर पा रही होती है। तो उसमें फिर ये है कि मेडिसिन को उससे सपोर्ट करवाते हैं, बिल्कुल तो सही। इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता उसके। माशाल्लाह, मैं एंड पे बस यही बात कहना चाहूँगी कि जो भी आपको हेल्थ कंडीशन है, जो भी आप हेल्थ से फेस कर रहे हैं, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने चाहने वालों से प्यार कीजिए। क्योंकि हम इतने ज़्यादा अपनी ओवरथिंकिंग में, अपनी हेल्थ, मेडिकल, मेंटल इश्यूज़ में इतने ज़्यादा फँस चुके हैं ड्यू टू वेरियस रीज़न कि हम अपने आप से भी नहीं प्यार कर रहे होते, और जब हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, हम दूसरे से कैसे प्यार कर सकते हैं? बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद ही लोगों के साथ प्यार है, और लोगों को जब तभी आप कुछ दे सकते हैं जब आप अपने आप को कुछ दे सकते हैं। इसलिए सबसे अपनी पहले तो डाइट को, अपने लाइफ़स्टाइल जी को, जी, सबसे अपनी पहले हेल्थ तो को अपना बेहतर जिस्म बनाने की और कोशिश अपना कीजिए। अपना आप, आपके पास अमानत है ना। सबसे पहले आप, आपका जी, जिस्म जी। है और आपका अपना आप है, वो अमानत है अल्लाह ताला की तरफ से। तो उसको फिर अल्लाह के जी, हुक्म के जी। मुताबिक ही उसको ट्रीट किया जाए ना, जिस्म को भी, रूह को भी, दोनों को। तो ये दोनों चीजें साथ मिलके ही काम करती हैं। अगर रूह डिस्टर्ब है तो जिस्म भी डिस्टर्ब होगा, और जिस्म डिस्टर्ब है तो रूह भी, दोनों ठीक। तो दोनों को साथ मिलके ही आगे बढ़ाना होता है, और अमानत का हक भी जब ही अदा होगा जब हम अल्लाह के हुक्म के तहत ही उसको फॉलो करेंगे। दोनों चीजों को, जी, डाइट भी और ग़िज़ा से भी, और लाइफ़स्टाइल को चेंज करने से भी, वही तभी हमारे पास जो है ना बीमारी भी नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती है। ये तजुर्बा भी है, इंशाल्लाह, मेरा बिल्कुल। मुशाहिदा भी है। जो लाइफ़स्टाइल इस तरह के फॉलो कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन, उनको बीमारी नहीं आती। और अल्लाह ताला ने भी कहा है कि माशाल्लाह। तबीब तो सेकेंडरी चीज़ है ना, कि मोमिन जो है वो कम खाता है और कम सोता है, ज़्यादा मेहनत करता है, भूख छोड़ के खाता है। तो उसमें ये है कि जवानी, और जवानी में भी अगर वो इस्लामी रूल्स फॉलो कर लिए जाएँ तो फिर बीमार भी नहीं होता है। और ये बिल्कुल। एक मतलब फैक्ट है। जी, तो बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर महनाज़, जज़ाकल्लाह खैर। दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। उम्मीद है आप सबको हमारी वर्कशॉप बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं सैयदा अमारा को बुलाना चाहूँगी फॉर क्लोजिंग नोट्स। जज़ाकल्लाह खैर फॉर एवरीवन ऑफ यू। अ, सैयदा अस्सलाम अमारा, वालेकुम। फाउंडर ऑफ दिस नेटवर्क ग्रुप। जी, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन वर्कशॉप थी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया फातिमा आपका, डॉक्टर फातिमा मसूद, अस्मा गफ्फार, डॉक्टर महनाज कमर, और भी कुछ डॉक्टर्स थे जो शिरकत नहीं कर सकी, लेकिन जिन लोगों ने शिरकत की माशाल्लाह बेहतरीन डिलीवर किया। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो लोग सुनने के लिए आए उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करके हमें अपनी सेहत का ख्याल रख के अपनी वेलबींग के लिए और अपने माशरे की वेलबींग के लिए खुद स्टैंड करना होता है, ताकि हम जो है वो माशरे में अच्छा किरदार अदा कर सकें, अपने साथ हम इंसाफ कर सकें, अपने हकूक अदा कर सकें। अल्लाह ने हमें जो जान दी है, इस जान के हम पर हकूक हैं। वो हकूक हम पर हमारे दीन के हवाले से भी है, हमारी सेहत के हवाले से भी है, हमारे ईमान के हवाले से है, हमारे ज़हनी सेहत के हवाले से भी है। तो मैं आप लोगों से ये करूँगी रिक्वेस्ट कि हमेशा ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करते रहें, क्योंकि सीखने और सिखाने का मरहला जो है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और सीखने सिखाने से पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में ऐड होती है। ऐसा नहीं होता कि इससे हमें कोई फ़ायदा ना हो, हम कहें सुना तो बहुत है हमने, लेकिन उस पे हम अमल नहीं कर पाते। इंशाअल्लाह जब आप सुनेंगे तो आपके लिए अमल करना भी जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा, अब लास्ट में मैं आप लोगों को जो हमारा कल कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है उसकी दावत दूंगी। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जो लोग इस वर्कशॉप में आए हैं उनके लिए 10% जो है वो इंशाल्लाह ऑफ होगा। पहले ही फीस सिर्फ 500 है, और वो भी सिर्फ आप लोगों की बेहतरी के लिए, कि लाइफ को हमने किस तरह बेहतर गुजारना है। जरूरी नहीं है कि ये कोर्स अटेंड करने वाली खवातीन शादीशुदा हो, बल्कि गैर शादीशुदा बच्चियां भी
इस कोर्स को अटेंड कर सकती हैं, जिनकी शादी होने जा रही है, जो ब्राइड टू बी है वो भी इस कोर्स को अटेंड कर सकती है। इस कोर्स में हम औरत और मर्द की नफ्सियात को समझेंगे कि औरत और मर्द को एक साथ रहते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है, क्यों एक बात का एक मतलब औरत के नजदीक कुछ और होता है और मर्द उसे किसी और तरह रिसीव कर रहा होता है, क्यों हम एक दूसरे की जबान को नहीं समझ पाते, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एहसासात को हम क्यों समझ नहीं पाते, और क्यों हम दूसरे के फ़राइज़ अदा, हकूक जो है हम अपने नहीं ले पाते और फ़राइज़ अदा करते हुए हमें तंगी का सामना करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स की 4 वर्कशॉप्स हैं और 4 वर्कशॉप्स में आपके साथ डॉक्टर्स भी होंगे, डॉक्टर मेमूना, डॉक्टर रैना आशूब हैं, वो होंगी हमारे साथ, लाइफ कोच हैं खौला शफीक, वो इंशाल्लाह हमारे साथ होंगी, और आपको उसमें साथ फ्री काउंसलिंग भी दी जाएगी कि आप उसमें एक वीक में 1 डे आप क्वेश्चन आंसर करके अपने पर्सनल मसाइल का हल भी जो है वो पूछ सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स कल से स्टार्ट होने जा रहा है, आज लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, और आप लोगों के लिए ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए है कि अगर आज आप रजिस्टर करवाते हैं तो इंशाल्लाह आपको 10% ऑफ दिया जाएगा इस वर्कशॉप में आने की वजह से। आकाशा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ पर फॉर्म का लिंक शेयर कर दें, और आप जिस थ्रू आप यहाँ पर आए हैं उस थ्रू आप लोग हमें जो है वो कॉन्टेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हमें अपने लिए, आप लोग आए वर्कशॉप में, आपको अच्छा लगा तो इसको आप आगे भी जो है वो सेपरेट करें, आगे भी इसको फैलाएं, दूसरों को बताएं, आप फेसबुक पेज पर रिव्यूज दें, जो आपने पोस्टर देखा था उस पर कमेंट्स करें, उस जो पोस्टर पे आपने इसको सीखा वर्कशॉप में, वहां पर आप लोगों को बताएं कि आपने क्या सीखा, ताकि हमारी जो ये सोच है, हमारी आवाज है, हमारा मकसद जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हम दूसरों के लिए नफा का बाइस बन सके। और उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी भलाई ये है, इसकी खास बात ये है कि हम जो है वो दूसरों के लिए खैर का सबब बनते हैं, हम दूसरों के लिए भलाई का सबब बनने वाले। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर, तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन गिरोह हो जो लोगों के लिए निकाला गया है, तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो, और तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। तो बस यही चंद बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई अगर रिव्यू देना चाहे, मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है आपका यहाँ पर, और कोई माइक पे आकर कुछ कहना चाह रहा है तो आप लोग कहें, फिर हम 4 मिनट में इंशाल्लाह इसको बंद करते हैं, मीटिंग को एंड करते हैं। ये काफिया मसूद, आपके हवाले है माइक। मैं खुद इजाजत लेना चाह रही थी। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अगर किसी के पास बात करने के लिए कोई बात नहीं है इस वक्त, तो आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं। दुआ पढ़ लें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।